हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम अनदर इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है एलिफैटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो जैसे कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, हमें इसमें क्या पढ़ना है, एलिफैटिक कंपाउंड के अंदर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को पढ़ना है। अब सबसे पहले आपको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का पता होना चाहिए। तो सब्स्टिट्यूशन के रिएक्शन कौन सी होती हैं? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वे होती हैं जिसमें सबस्ट्रेट के अंदर या फिर रिएक्टेंट के अंदर एक एटम दूसरे एटम से रिप्लेस हो जाता है और प्रोडक्ट में हमें दूसरा एटम मिलता है। तो जिन रिएक्शन में रिप्लेसमेंट होती है एक एटम की दूसरे एटम से, उसे हम कहेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब जब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल की वजह से होती है तो हम उसे कहेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब आपको न्यूक्लियोफाइल का थोड़ा आइडिया होना चाहिए। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? न्यूक्लियस लविंग मीन्स पॉजिटिव चार्ज लविंग। पॉजिटिव चार्ज लविंग कौन सा होगा? जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। तो न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। तो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज हमारे पास एक और होती है जो कि है लेविस बेस। लेविस बेस क्या होता है? जो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर दे। अब इनमें डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे हम? दोनों ही इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज हैं, तो डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे? जो लेविस बेस होता है वो प्रोटॉन को अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। किसे डोनेट करता है? प्रोटॉन को। और जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो अदर देन प्रोटॉन, जनरली हम क्या पढ़ेंगे, कार्बन एटम को डोनेट करता हुआ देखेंगे हम। तो अदर देन प्रोटॉन को जो डोनेट करे अपने इलेक्ट्रॉन पेयर, उसे हम कहेंगे न्यूक्लियोफाइल। अब जो न्यूक्लियोफाइल है वो इलेक्ट्रॉन रिच है, उसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर हो सकते हैं, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो सकता है, वो न्यूट्रल हो सकता है। अगर न्यूट्रल होगा तो उसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे। न्यूट्रल के एग्जांपल देखिए, जैसे कि H2O है, अमोनिया हो गया, यहाँ पे इसके पास लोन पेयर होते हैं, इसके पास लोन पेयर होते हैं। और अल्कोहल हो गया, फोस्फिन हो गया, ये न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल के एग्जांपल है। नेगेटिवली चार्ज के देखिए, नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल क्या हो सकते हैं? आपके पास हैलाइड हो सकते हैं। हैलाइड के अलावा आपके पास क्या हो सकते हैं? जैसे OH नेगेटिव, CH3 नेगेटिव। तो नेगेटिवली चार्ज ये हो सकते हैं। और जो एल्कीन है जिनके पास पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या पाई बॉन्ड इजीली डोनेट कर सकता है, तो ये भी न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? RMGX जैसे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ये भी न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है, एक न्यूक्लियोफाइल है भी। तो सबसे पहले जनरलाइज रिएक्शन देखेंगे हम। इसमें जनरलाइज रिएक्शन में हमने यहाँ पे सबस्ट्रेट लिया है जहाँ पे 3 डिफरेंट R ग्रुप अटैच है और एक लिविंग ग्रुप अटैच है। इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन देखिए, हाइब्रिडाइजेशन कितने इसकी? sp3। कैसे काउंट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन को? सिग्मा बॉन्ड कितने हैं प्लस में लोन पेयर कितने हैं? तो लोन पेयर तो कोई है नहीं यहाँ पे, सिग्मा बॉन्ड है 4, तो हाइब्रिडाइजेशन कितनी होगी? sp3। अब इस पर क्या हुआ है? न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया है, यहाँ से लिविंग ग्रुप बाहर गया है और न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैच हो गया। तो क्या हुआ है? रिप्लेसमेंट हुआ है। न्यूक्लियोफाइल ने लिविंग ग्रुप को रिप्लेस कर दिया, एक एटम ने दूसरे एटम को रिप्लेस कर दिया। और रिप्लेस करने वाले एटम कौन से हैं? न्यूक्लियोफाइल है, इसलिए क्या होगी? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई। अब ये कौन सी रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में? SN1 है, SN2 है, SNI है, क्या है ये? तो वो कैसे पता चलेगा? वो हमें पता चलेगा इनके मैकेनिज्म पढ़ने के बाद। तो हम स्टार्ट करते हैं SN1 से। तो SN1 मैकेनिज्म देखिए, यहाँ पे SN1, S स्टैंड फॉर सब्स्टिट्यूशन, N फॉर न्यूक्लियोफिलिक, 1 फॉर यूनिमोलिकुलर। तो क्या होगी इसकी फुल फॉर्म? यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक। अब यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन सी होती हैं? ये जो होती हैं 2 स्टेप रिएक्शन होती हैं। कितने स्टेप रिएक्शन होती हैं? 2 स्टेप रिएक्शन होती हैं। देखिए, फर्स्ट स्टेप, ये है सेकेंड स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप में देखिए, यहाँ पे मैंने टर्शरी बुटाइल ब्रोमाइड लिया है, इसका हाइड्रोलिसिस पढ़ेंगे हम, टर्शरी बुटाइल ब्रोमाइड। अब ये टर्शरी ही क्यों लिया है? जो जनरली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ते हैं हम, वो किस में पढ़ते हैं? कौन से कंपाउंड में पढ़ते हैं? वो पढ़ते हैं हम एल्काइल हैलाइड में। एल्काइल हैलाइड भी यहाँ पे क्या लिया है मैंने? टर्शरी लिया। ये थोड़ी देर में पता चलेगा कि टर्शरी ही क्यों लिया है। तो टर्शरी एल्काइल हैलाइड लिया है यहाँ पे मैंने। इसमें क्या होगा? फर्स्ट स्टेप में क्या होगा? हेट्रोलिसिस बॉन्ड क्लीवेज होगा। हेट्रोलिसिस बॉन्ड क्लीवेज, हेट्रोलिसिस में क्या होता है? एक तरफ चले जाता है नेगेटिव चार्ज और एक तरफ पॉजिटिव चार्ज, तो इस बॉन्ड से ये अपने इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकलेगा, ऐसे Br नेगेटिव की फॉर्म में। इसके ऊपर यहाँ पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। तो ऐसे कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब यहाँ पे ये क्या था? sp3 हाइब्रिडाइजेशन थी इसकी। और यहाँ पे अब देखिए इसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी होगी? कितने सिग्मा बॉन्ड है यहाँ पे? 3, और 3 के लिए क्या होती है? sp2। अब 3 जो हैं यहाँ पे बॉन्ड बने हुए हैं, ये ट्राइगोनल प्लेनर इसकी ज्योमेट्री है। कैसी है? मींस ये जो तीनों हैं वो एक प्लेन में हैं, और ये यहाँ पे हमने क्या दिखाया है? अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल।
अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल कैसे, ये तीनों ऐसे प्लेन में हैं, जैसे ये पेपर हो गया, और ये जो पी ऑर्बिटल है एक अबव द प्लेन है और इसे एक इस पेपर के नीचे, यहाँ पे एक नीचे की साइड, तो एक अबव द प्लेन है और एक बिलो द प्लेन है, और ये तीनों एक ही प्लेन में है। सपोज ये इस पेपर के ही प्लेन में है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बना, ये कार्बोकैटायन, और ये स्टेप कैसा हुआ, स्लो। अब ये स्टेप स्लो क्यों है, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये क्या है, एक सबस्ट्रेट है, न्यूट्रल सबस्ट्रेट है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, और आपको पता है न्यूट्रल स्पीसीज जो होती हैं वो स्टेबल होती हैं चार्ज स्पीसीज से। तो चार्ज स्पीसीज से स्टेबल है, स्टेबल से अनस्टेबल तो कोई बनना नहीं चाहेगा, तो इसलिए ये स्टेप क्या है, स्लो है। और स्लो स्टेप को ही हम क्या कहते हैं, RDS मीन्स रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। इसी स्टेप से रेट डिटरमाइन होती है। अब यहाँ पे क्या हुआ है, कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो गई फर्स्ट स्टेप में। फर्स्ट स्टेप में कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो गई, ये हमारा क्या है, इंटरमीडिएट बन गया। क्या बन गया, इंटरमीडिएट बन गया। और बाहर क्या निकला है, ब्रोमाइड आयन, ठीक है। अब ब्रोमाइड आयन भी तो एक न्यूक्लियोफाइल है, अगर चाहे तो ये इस पॉजिटिव चार्ज पे अटैक कर दे और दोबारा से ही वो बन जाए, तो इसलिए यहाँ पे क्या लगा रखा है, रिवर्सिबल का साइन लगा रखा है। पर हमें फिर भी प्रोडक्ट में ये मिलता है, ऐसा क्यों है, क्योंकि जो SN1 रिएक्शन होती है उसके लिए हम क्या करते हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्यूशन का यूज़ करते हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्यूशन का, सॉरी सोलवेंट, सॉल्यूशन नहीं सोलवेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का, ठीक है। अब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का ही क्यों यूज़ करते हैं, उसका क्या काम है। अब देखिए पोलर क्या करता है, पोलर कोई स्पीसीज होती है तो उसके अंदर डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी होती है। कैसी प्रॉपर्टी होती है, डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी होती है। वो क्या करती हैं, इन दोनों के बीच के बॉन्ड को, इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, तो इन दोनों के बीच के जो बॉन्ड है इसे वीक करने का काम करती हैं। क्या करती हैं, इसको वीक करती हैं। तो ये होगा पोलर का काम। अब प्रोटिक का क्या हो गया, प्रोटिक मीन्स उसमें प्रोटॉन प्रेजेंट होना चाहिए H+, ठीक है। और सॉल्वेंट, अब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होते क्या है, क्या है मीन्स कौन से हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। तो कौन से होते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, जिनमें क्या हो, हाइड्रोजन एटम मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हो। वो हो सकता है ऑक्सीजन, वो हो सकता है नाइट्रोजन। तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जब हाइड्रोजन जुड़ा हो तो उसे हम कहते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, ये उनकी पहचान है। क्यों ऐसा है, क्योंकि अगर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा होगा तो वो H+, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ईजिली आ जाएगा, वो प्रोटॉन की फॉर्म में आ जाएगा। तो अब इसका काम क्या है, ये क्या करता है, जो Br नेगेटिव है, ये भी तो मैंने कहा न्यूक्लियोफाइल है कि ये भी अटैक कर सकता है यहाँ पे, फिर से हमें वही मिल जाएगा। तो इस प्रोसेस को कम करने के लिए, इसे रोकने के लिए हम क्या करते हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का यूज़ करते हैं। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या करता है, इसकी चारों तरफ इसको जो है ब्रोमाइड आयन को इसको घेर के रखता है, सराउंड करके रखता है, ताकि ये इस पर अटैक ना कर पाए। तो इसे प्रोटेक्ट करने का काम करता है कौन, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। तो इसमें हम क्या लेंगे, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। तो ये SN1 रिएक्शन के लिए मेन पॉइंट है कि इसमें हम पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेते हैं, इसके बिना ये रिएक्शन नहीं होती। अब नेक्स्ट स्टेप देखिए, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 2 स्टेप प्रोसेस है ये। 1 स्टेप हमने डिस्कस कर लिया डिटेल में। सेकंड स्टेप देखिए, सेकंड स्टेप में क्या होता है, इंटरमीडिएट जो है वो कंबाइन होता है किसके साथ, न्यूक्लियोफाइल के साथ। न्यूक्लियोफाइल हमने क्या लिया है, यहाँ पे हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं। हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, वाटर से हमारा न्यूक्लियोफाइल OH नेगेटिव, ठीक है। हाइड्रोक्साइड आयन, अब ये न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है अबव द प्लेन भी, बिलो द प्लेन भी, या हम कहें फ्रंट साइड से भी अटैक कर सकता है और बैक साइड से भी अटैक कर सकता है। अगर ये फ्रंट साइड से अटैक करेगा तो OH हमें यहाँ पे जुड़ा हुआ मिलेगा, और अगर ये बैक साइड से अटैक करेगा तो हमें ये कैसा मिलेगा, ऐसा 3 मिथाइल ग्रुप यहाँ पे और OH यहाँ। अब ये रिएक्शन क्या होती है, फास्ट होती है। फास्ट रिएक्शन क्यों होती है ये, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये क्या है, चार्ज स्पीसीज़ है और ये क्या है, न्यूट्रल स्पीसीज़। तो चार्ज स्पीसीज़ से न्यूट्रल स्पीसीज़ जल्दी से बनना चाहिए, क्योंकि न्यूट्रल स्पीसीज़ क्या होगी, स्टेबल होगी। अब इसकी एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम देख लेते हैं। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में क्या है, यहाँ पे हमने एनर्जी शो की है, यहाँ पे क्या है, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन की प्रोग्रेस। अब रिएक्टेंट है यहाँ पे, और यहाँ पे आएगी ट्रांजिशन स्टेट 1, यहाँ पे इंटरमीडिएट, ट्रांजिशन स्टेट 2, फिर प्रोडक्ट। अब देखिए रिएक्टेंट की एनर्जी जो है वो ज़्यादा है प्रोडक्ट के कंपैरिजन में, तो रिएक्शन कैसी होगी, एक्सोथर्मिक। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन किस टेम्परेचर पे होती है, लो टेम्परेचर पे। तो एक ये भी पहचान हो सकती है कि रिएक्शन किस पे होती है, लो टेम्परेचर पे होती है। तो अब देखिए ऐसा क्यों है,
क्योंकि रिएक्टेंट में देखिए इसे क्या करना पड़ रहा है, कार्बन और ब्रोमीन के बीच का जो है बॉन्ड वो ब्रेक करना पड़ रहा है, और बनते टाइम देखिए कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। तो अब ये बॉन्ड ब्रेक करने में जो है वो ज़्यादा एनर्जी लग रही है, ठीक है, और ये बॉन्ड फॉर्म होने में जो है वो कम एनर्जी, वो ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। अब यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट है इसकी एनर्जी जो है वो ज़्यादा है। जनरली ऐसा ही होता है, जो स्टार्टिंग वाली ट्रांजिशन स्टेट है उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है सेकंड वाली से, अदरवाइज़ रिएक्शन फर्दर आगे प्रोसीड नहीं होती है, तो उसके लिए हमें कंडीशन चेंज करनी पड़ती है। तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट कौन सी है, जब रिएक्टेंट हमने लिया था उसमें से जब ये कार्बन और ब्रोमीन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होना स्टार्ट हो गया तो वहाँ पे थी फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट। फिर इंटरमीडिएट बना, इंटरमीडिएट क्या बना था हमारा, कार्बोकेटायन, ये sp2 हाइब्रिडाइज। फिर सेकंड स्टेज आती है, सेकंड स्टेज में क्या होता है, ये लीव कर जाता है, इसकी क्या बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, OH के साथ कार्बन की बॉन्डिंग स्टार्ट होती है, तो ये होती है सेकंड स्टेज। और जब ये बॉन्ड बन जाता है तो फिर हमें क्या मिल जाता है, प्रोडक्ट। तो ये था इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। अब हमें इसकी कुछ पॉइंट है वो ध्यान रखने हैं। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट है इसका, ये क्या है, एक आयनाइजेशन मैकेनिज्म है। कैसा मैकेनिज्म है, आयनाइजेशन मैकेनिज्म है। आयनाइजेशन मैकेनिज्म कैसे, इसमें आयन की फॉर्मेशन हो रही है। देखिए यहाँ पे कार्बोकेटायन आयन बना है और एक ब्रोमाइड आयन बना है, तो आयनाइजेशन की प्रोसेस हो रही है ना यहाँ पे, तो आयनाइजेशन मैकेनिज्म है। और आयन भी कौन सा बनता है, कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन भी कैसा, sp2 हाइब्रिडाइज, और उसे हम क्या कहेंगे, इसमें इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होती है। क्या होती है, इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होती है। और ये जो है टर्सरी एल्काइल हैलाइड के लिए एप्लीकेबल है। किसके लिए, टर्सरी एल्काइल हैलाइड के लिए मोस्टली यूज़ की जाती है ये मैकेनिज्म, SN1 वाला। क्यों, क्योंकि कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी का आपको पता होगा, कार्बोकेटायन में टर्सरी कार्बोकेटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, फिर सेकेंडरी और फिर प्राइमरी। क्योंकि जो मिथाइल है उसका प्लस आई इफेक्ट लग जाता है जो इसे स्टेबल कर देता है, तो इसलिए जनरली टर्सरी एल्काइल हैलाइड के लिए। और इसमें पोलर प्रोटिक सोलेंट का यूज़ करते हैं हम, क्यों करते हैं वो मैं बता चुके हैं पहले ही। और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, वो हमें एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम से पता चल ही गया। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो होती है हमने लीड एचलियर प्रिंसिपल में पढ़ा है कि वो लो टेम्परेचर पर प्रोसीड होती है। अब नेक्स्ट क्या है इसमें, रेट, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट। रेट क्या है इसका, वो सबस्ट्रेट पे डिपेंड करती है। इसकी रेट किस पे डिपेंड करती है, सबस्ट्रेट पे। अब सबस्ट्रेट पे कैसे डिपेंड करती है, क्योंकि देखिए हमारे पास रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या था, फर्स्ट स्टेप था इसमें रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, जो कि था स्लो स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। अब इस स्टेप में देखिए, इस स्टेप में क्या है, इस स्टेप में सिर्फ सबस्ट्रेट ही है और तो कुछ है ही नहीं, सबस्ट्रेट है। सबस्ट्रेट में क्या हो रहा है, यहाँ पे सबस्ट्रेट ही इन्वॉल्व हो रहा है इसमें, ठीक है। तो ये रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ सबस्ट्रेट पे डिपेंड करेगी। मींस हम न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन, ये न्यूक्लियोफाइल है, ये कम ले ज़्यादा ले, इसकी कंसंट्रेशन कम करे बढ़ा दें, इससे रिएक्शन की रेट पे कोई फ़र्क नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि वो अगर न्यूक्लियोफाइल ज़्यादा डाल दिया तो वो जल्दी जल्दी होने लगेगी। तो इंडिपेंडेंट है ये न्यूक्लियोफाइल से, क्योंकि यहाँ पे सबस्ट्रेट पे ही डिपेंड कर रही है सिर्फ, ठीक है। और क्या होगा इसमें, पार्शियल रेसिमाइजेशन होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, ये कैसी रिएक्शन होती है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। कैसी रिएक्शन होती है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कैसी, क्योंकि ये सब सिर्फ और सिर्फ सबस्ट्रेट पे ही डिपेंड कर रही है, सिर्फ सबस्ट्रेट पे डिपेंड कर रही है, तो इसलिए फर्स्ट ऑर्डर। और यूनिमोलिकुलर का क्या मतलब था वहाँ पे, यूनिमोलिकुलर था कि ये इसमें जो स्पीसीज इन्वॉल्व हो रही है वो एक ही है। यूनिमोलिकुलर बाईमोलिकुलर आपने पढ़ा होगा, मोलिकुलरिटी और ऑर्डर में क्या डिफरेंस होता है। ऑर्डर तो यहाँ पे हमारे जो है एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते हैं, मोलिकुलरिटी क्या होती है कि जो हमारी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है उसमें कितने बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं, कितने ब्रेक हो रहे हैं, कि मतलब कितने बॉन्ड को फॉर्म करने में या ब्रेक करने में कितनी स्पीसीज इन्वॉल्व हो रही हैं, उसे हम कहते हैं मोलिकुलरिटी। तो यहाँ पे देखिए बॉन्ड ब्रेक और फॉर्म होने में कितनी स्पीसीज इन्वॉल्व हो रही है, यहाँ पे तो एक ही स्पीसीज है, उसी के अंदर बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, उसी के अंदर फॉर्म हो रहा है, तो इसलिए इसकी मोलिकुलरिटी क्या है, 1। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में हमारे पास एक ही मोलिकुलर स्पीसीज है जिसमें बॉन्ड ब्रेक में इन्वॉल्व हो रही है और ब्रेक फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो रही है। बेसिकली यहाँ पे तो क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन ही हो रहा है, फॉर्मेशन तो नेक्स्ट स्टेप में हो रहा है, तो इस स्टेप का ही काउंट करना है हमें। तो यहाँ पे क्या है, सिर्फ 1 स्पीसीज है, तो इसलिए हम इसे कहेंगे यूनिमोलिकुलर। अब कंक्लूड कर सकते हैं हम इसे, इसकी डेफिनेशन में हम क्या कर लिख सकते हैं कि SN1 मैकेनिज्म इन्वॉल्व आयनाइजेशन मैकेनिज्म, where substrate ionized to form carbocation through heterolytically fission। तो ये था SN1 रिएक्शन के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एविडेंस की